हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट इनसाइट्स के इस खास एपिसोड में आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मीना मिश्रा, जो कि चेयरपर्सन हैं ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप इससे पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी हैं। आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मेगा आइकन्स प्रोजेक्ट के तहत ब्रेन मैपिंग किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, विराट कोहली, दलाई लामा और फिल्म एक्टर कमल हसन साहब का, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ, आज हम डॉक्टर मीना से मालूम करेंगे कि ब्रेन मैपिंग क्या है, क्यों किया गया था, इसका क्या फायदा है और ये क्यों जरूरी है। उसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड का मेंटल हेल्थ पर किस तरीके का असर देखा गया है। क्या वो असर कम हो गया है या और प्रोलोंग हो गया है। सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, खासतौर से बच्चों के ऊपर। एक इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ पर क्या अप्रोच होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज में क्या चेंजेस होना चाहिए, और बाकी जो भी मेंटल इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं उस पे भी हम बात करेंगे। वेलकम मैम, इट्स प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के बारे में एक पूरा एपिसोड डिज़ाइन किया है। इसके लिए धन्यवाद भी है और बधाई भी है आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, सो काइंड ऑफ यू। हाँ मैम, सबसे पहले अपने व्यूवर्स के लिए हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफेशनल कैरियर जो है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई, एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसके पीछे सोच क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, और क्या कुछ इससे आपने अचीव किया है और क्या आने वाले वक्त में अचीव करना चाहेंगी। कि आपने इतने सारे सवाल, इतने सालों की जर्नी, उसका जवाब मुझे कुछ मिनटों में देना है। जी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके दर्शकों को मैं ये बता पाऊँ कि कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अम, मेरी पैदाइश जो है वो प्रयागराज की है। जी। और मैं यहाँ पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आज के यूथ से रिलेटेड भी वो है। मेरी जो माताजी थी, उन्होंने, जब मैं 6वीं क्लास में थी, तो उन्होंने मुझे एक सपना दिखाया कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। अब आप समझते हैं, जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं उस समय लड़कियों का एजुकेशन प्रायोरिटी तो था, जी। बट ये नहीं होता था कि वो किसी करियर को चूज़ करेंगी। तो उस ज़माने में जब मेरी माताजी ने ये सपना मुझे दिखाया, उस सपने को मैंने पकड़ा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी और दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि ये गोल जो उन्होंने दिया, ये गोल को मैंने पकड़ा। और इसकी वजह से मैंने 11th 12th उसके बाद अपना रास्ता स्वयं चुना। और जी। हुआ ये कि जो भटकाव आता है टीनेज लाइफ में, वो भटकाव में मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरा गोल मेरे सामने था। और इसके बाद अ, उस समय जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें क्लियर करके फिर एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मैंने एमबीबीएस किया। जी। और फिर उसके बाद एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से मैंने एमडी रेडियोथेरेपी किया। जी। फिर उसके बाद जैसा आपने बताया, रेडियोथेरेपी का जब मेरा कोर्स एमडी वाला कंप्लीट हुआ, फिर मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से सीनियर रेजिडेंसी किया वहाँ जी। पे, और नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में फिर मैंने जूनियर कंसल्टेंट का काम किया। जी। शादी के बाद इसमें काफ़ी समय निकल गया, और शादी के बाद फिर हम दिल्ली सेटल हुए, और लास्ट में जो मेरा जॉब रहा वो फोर्टिस मेमोरियल गुड़गाँव में रहा। जी। और इस दौरान ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हो चुकी थी, जो कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर आलोक मिश्रा जी ने कर दिया था। जी। और उन्होंने ब्रेनोस्कोप एक तकनीक विकसित की थी। ये उनकी अपनी कहानी है, जिसके आधार पे उन्हें ये इनोवेशन करने में सहायता मिली, क्योंकि जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे और वो उनका जो पालन-पोषण था वो और भी छोटे शहर का है। गोरखपुर में खलीलाबाद से थे। जी। तो उस ज़माने में जब देखिए हम लोग अपने माता-पिता की बात बहुत सुनते थे। उनके पिताजी ने 10th के बाद बोला कि आपको मैथ्स लेना है, जबकि उनका मन बायो पढ़ने का था। जी। और
क्योंकि पिताजी ने बोल दिया है, तो कहकर भी मतलब चाहकर भी वो इस बात को काट नहीं पाए और उन्होंने बात मानते हुए मैथ्स किया। बड़ी मुश्किल से आप कह लीजिए 12th पास किया। लेकिन जब इलाहाबाद पढ़ने आए अपना बीए करने के लिए, तो उस दौरान उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे पास काश कोई ऐसा प्रूफ होता कि मैं अपने पिताजी को ये बता सकता कि देखिए मेरा जो दिमाग है ना वो बायो पढ़ने के लायक है, मैथ्स के लायक मैं नहीं हूँ। क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि अगर आपने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, और बायो लिया है, डॉक्टर नहीं बने तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो वहाँ से इनकी इस तकनीक की नींव पड़ी, और बहुत सालों बाद जब वो एम्स में गए, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप किया, तो उनका जो सपना था, वो आज भी उन्होंने वो डायरी लिखते थे, तो वो डायरी में पेन से आज भी लिखा हुआ है कि कैसे-कैसे ये तकनीक डेवलप होनी चाहिए। और बिल्कुल वैसे ही ईश्वर उन्हें वो समाधान देते चले गए। और यूके से फिर जब हम कुछ समय के लिए यूके में भी थे, वहाँ पे उन्होंने अपना जब काम अपनी पढ़ाई खत्म की, एलएलएम की, तो हम वापस इंडिया आए शादी के बाद। तब उन्होंने ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, और तब तक जो भी उन्होंने सोचा था 20 साल पहले, वो सारी तकनीकें, जैसे ईईजी से बिहेवियरल और कॉग्निटिव चीज़ों की जानकारी मिलना, डीएनए डीएनए आइसोलेशन हो जाना, और उससे मेंटल हेल्थ के बारे में, आपकी आईक्यू के बारे में पता लगना, ये सारी जीन्स सब आ चुकी थी। तो कह लीजिए कि सारा टूल किट तैयार हो गया था। हमें सिर्फ उसको एक जगह पे लाके असेंबल करना था। तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल चादर चढ़ाने के लिए ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई, और उसके दौरान फिर उन्होंने 2014 से बीबीआरएफआई काम कर रहा है। शुरू के कुछ वर्षों में जब तक डॉक्टर आलोक थे इस संस्था में, तब तक सारा काम ब्रेनोस्कोप पे होता था। और इसी दौरान जो आपने बोला मेगा आइकन्स का एक हमारे हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने उस पे हम ऑनलाइन, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। उस पे हम जी। तो ये तो हमने जो है ये जो स्थापना मिलके की थी, उसमें फाउंडर ट्रस्टी मैं भी थी और जी। फाउंडर चेयरमैन आलोक जी थे। जी। और इस तरीके से हमने ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की 2014 में। जी। आ, आ, एक बहुत ही दिलचस्प चीज जो मैं अपने इंटरव्यू से पहले रिसर्च कर रहा था, तो हमने ये पाया कि आप लोगों ने मिलकर अपने हस्बैंड के साथ मेगा आइकन्स जो है, जैसे कि बहुत सारे मेगा आइकन्स, बहुत सारे बड़े लोग, जिसमें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, एक्टर भी हैं, तो इस तरह के लोगों का आपने उनके ब्रेन का स्टडी किया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया। आप अगर हमारे दर्शकों को ये बता सकें, ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्यों किया गया था, इसकी क्या अहमियत है, क्यों जरूरी है, कब ये होना चाहिए और इसका क्या फायदा है, और किन किन लोगों का, अगर आप उनका नाम बता सकें कुछ डिटेल में, कि किन किन लोगों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया गया था। जी, तो मैं आपको इसकी जो जर्नी है, वही वहीं से शुरू करती हूँ। तो अब ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की 2014 में स्थापना हो गई। कोई भी नई चीज़ लाना और लोगों के प्रति उसको पॉपुलर करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो इस वजह से शुरू में तो आलोक जी ने जो कुछ केसेस किए, हमने वो फ्री में किए कि लोग इसको करें, उससे उन्हें फ़ायदा हो, तब वो आगे कहते हैं ना, मूव बाय वर्ड ऑफ माउथ। वो जब कोई भी चीज़ जब वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होती है, तो उसमें ज़्यादा क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी होती है। इसलिए हमारे पास, और आपको बता दूँ, चूँकि संस्था स्थापित करने में आलोक जी का समय लग रहा था, तो हमारे पास इतने इकोनॉमिक संसाधन नहीं थे कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा लगा सकें। तो इसलिए बहुत ही सीमित संसाधनों में लोगों के, हमारे जो कुछ वेल विशर्स हैं, कुछ बीबीआरएफआई के एडवाइजर्स हैं, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके उस पूरे ऑफिस को खड़ा किया। और जब हमने कह लीजिए कुछ केसेस हो गए, तो इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था, ऑनलाइन पब्लिश हुआ था। वहाँ से फिर उसके बाद से मुंबई से बहुत कॉल्स आने लगे, और इसी दौरान एक मेल आया था कि मेगा आइकन्स नाम का ये लोग सीरियल बना रहे हैं। और मेगा आइकन्स नाम तो तब नहीं उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इस टॉपिक पे बनाना चाह रहे हैं, हमने आपका ये आर्टिकल ऑनलाइन देखा है, और हमें लगता है दुनिया में ये काम कहीं और नहीं हो रहा है, तो आप हमारे इस एपिसोड में एज़ अ ब्रेन एनालिस्ट आ जाएँ। तो इस तरीके से उन्होंने इस पूरे जो श्रृंखला है उसको डिज़ाइन किया। और उन्होंने, भई व्यूअरशिप जो है आपकी और मेरे जैसे जो आम आदमी हैं,
जी, उनके लिए तो व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो बड़े लोग अपने फील्ड में माहिर लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग, तो ये जो पूरा मेगा आइकॉन्स का 5 लोगों का एपिसोड था, ये पूरा ये दिखाता था कि लोग टैलेंटेड बॉर्न होते हैं या फिर उनको बनाया जा वो सकता है। तो कौन बॉर्न कौन लोग और थे, मेड अगर होते हैं। उनका नाम भी अगर आप बता सकें? जी, तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जो दलाई लामा, किरण बेदी, विराट कोहली और कमल हसन जी। तो ये 5 लोगों का एपिसोड था जो सीज़न 1 था सबसे पहला। जी, और ये इतना जब बाय द टाइम जो लास्ट एपिसोड इनका टेलीकास्ट हुआ तब तक इनके पास इतनी स्पॉन्सरशिप आ गई थी, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। जी, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या टैलेंट को क्रिएट भी किया जा सकता है कि वो इनबॉर्न होता है। तो इस पे बहुत अच्छा ये आज भी डिज़नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, और मुझे लगता है हर माता-पिता को और हर यूथ को ये देखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग जो अपने-अपने फ़ील्ड में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जी, उनकी ज़िंदगी कैसे रही है, उनकी सोच क्या रही है, और अगर थोड़ा-सा भी टैलेंट हो उसको पॉलिश करके इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट बना लेना, ये कैसे हुआ, ये किन-किन मानसिक या कह लीजिए मानसिक क्षमताओं की वजह से हुआ, ये बहुत ज़रूरी था। और जो ब्रेनोस्कोप हमने इसका नाम दिया या 4D ब्रेन एनालिसिस किया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ईईजी से ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करते हैं, डीएनए लेते हैं गालों से और उससे जेनेटिक आईक्यू का पता लगाते हैं। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनको लेके कि आप पैदा हुए हैं और वो चीज़ें चेंज नहीं होती, और ये सब साइंटिफिक है, इनके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट है। कुछ और फंक्शनल आईक्यूज़ वगैरह हमने अभी ऐड किया है रिसेंटली, जिससे कि जब हमारे पास कोई आता है ये पता लगाने के लिए मेरी क्षमताएँ क्या हैं? जी, हम क्यों ये टेस्ट करना चाहते हैं? ये टेस्ट इसलिए होते हैं, जिससे कि आपकी जो आंतरिक क्षमता है, जिसको लेकर आप पैदा हुए हैं और उसके बाद आपने कुछ एक्वायर भी किया है, बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, आपका एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, तो उन चीज़ों का दोनों का समागम आज की डेट में क्या है, और इसके आधार पे आपको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। आज का जो ज़माना है, जो बच्चे आ रहे हैं या जो यूथ भी हैं, जनरेशन ज़ी है, ये लोग बहुत अवेयर हैं। और क्या है कि एक इकोनॉमिक लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इनके पास ऑलरेडी है। तो जी, ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ और आगे बेहतर करें, जिससे कि मेरी क्षमताओं का भी यूटिलाइज़ेशन हो और हम कुछ अच्छा पॉज़िटिव दे पाएँ समाज को। इसलिए ये टेस्ट हमने करना शुरू किया है, और बहुत सारे लोगों का हुआ है। अभी भी हमने अब इसके ब्रेनोस्कोप के नाम से ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, और हमने बहुत सारे लोगों का किया है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मिड करियर प्रोफेशनल्स जो इस ऊहा-पोह में हैं कि हम आगे क्या, क्योंकि जिस जॉब में वो हैं, वो आ तो गए लेकिन अब वो खुश नहीं हैं उसमें। जी, और कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं। तो हमने तो स्टार्ट किया है इसको बच्चों के लिए, जब ये 8th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चे जब करियर डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं, कौन-सा स्ट्रीम लें और आगे जाके कौन से करियर में हमको जाना चाहिए। जी, तो वो लोग तो आते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा चंक है मिड करियर प्रोफेशनल्स का, कि लोग आईआईटी, बीएचयू जैसे इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने के बाद और अपने करियर में आके अब स्टक महसूस करते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स, वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। वो अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं उसमें खुश नहीं हूँ। जबकि आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसको कि क्लियर करना कितना मेहनत और लगन का काम है। और वो चीज़ मिल जाने के बाद एक समय के बाद आपको लगे कि इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। जी, इससे क्या होता था, पहले जो हमारे 1 या 2 जनरेशन पहले लोग करते जाते थे, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था यही मेरे आमदनी का ज़रिया है, अगर मैं इसको छोड़ के बैठ जाऊँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? लेकिन आज चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि भारत एज़ अ देश भी, भारत जो है वो एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे आ गया है। जी, तो हम कुछ आगे भी सोच पा रहे हैं, और आने वाली जनरेशन भी आगे सोच पा रही है। और अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आपका जो सारा कंट्रीब्यूशन अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए होना चाहिए, वो सब हैम्पर हो जाएगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, एक कहावत भी है कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, यस, सिमिलरली अ हेल्दी बॉडी इज़ द रिजल्ट ऑफ अ हेल्दी माइंड। यस, ये भी बात है। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो इसका समग्र रूप से इसका इंक्लूजन होना चाहिए। इट इंक्लूड्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक है।
तो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ गो हैंड इन हैंड। जी। तो इन चीज़ों को क्योंकि आप अगर देखें तो हमारे यहाँ जो डिससैटिस्फैक्शन, बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वेज हुए हैं, जी। जो डिससैटिस्फैक्शन रेट है एम्प्लॉइज़ का, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जी। क्योंकि हम ना पैसे के लिए काम करते हैं। हम उसको हमारा जो कह लीजिए जो सिस्टम अभी तक चला आया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है, हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, जी। उस पे हम नहीं ध्यान दे पाते। हमें ये लगता है कि बस हम एक नौकरी करने लगे और हमारा जो घर का खर्चा है और हमारी लाइफ आराम से चलती रहे। और इस चक्कर में कितने ऐसे टैलेंट हैं जो रह गए, जो आगे नहीं आ पाए, पनप नहीं पाए। तो इस ब्रेनोस्कोप के द्वारा हम ये चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचे और अपनी क्षमताओं का पहचान करके वो लोग आगे बढ़ें और देश में और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो आ जाए। और आप देखेंगे कि हम आगे भी बात करेंगे कि जो मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, तो बहुत सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसका कि भारत जो है वो नेशनल कैपिटल बन चुका है, इंटरनेशनल कैपिटल। पूरी दुनिया में हम लोग डायबिटीज़ कह लीजिए या फिर ब्लड प्रेशर कह लीजिए या कैंसर में भी हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इन सारी बीमारियों का कहीं न कहीं जड़ क्रॉनिक रूप से, अगर बहुत लंबे समय से कि कोई मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, वो बहुत बड़ा इसका कारण होता है। और आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं ये भी बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होना पागलपन नहीं होता। तो ये आगे आने उसमें उसमें मैं चर्चा करूँगी। मैम, चूँकि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो वो कोविड का ज़माना हमारे सामने होता है। तो क्या आपको लगता है उस वक़्त तो बहुत ही भयानक, खतरनाक इम्पैक्ट था मेंटल हेल्थ पे, हर किसी के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ कमी आई है या और ज़्यादा वो प्रॉब्लम गहरा गया है? कुछ स्टडी इस पे हुई है, उस पे अगर आप कुछ फ़ोकस डाल सकें? देखिए, स्टडीज़ तो बहुत हुई हैं और ये बिल्कुल आपने जो भी बात कही कि उसके बाद से कोविड ने कहते हैं ना ध्यान आकर्षित कर दिया हमारा। जी। ऐसा नहीं है, ये बहुत स्टडीज़ हो रही थी जो ये पब्लिश हो रही थी, ये बताते जा रही थी कि धीरे-धीरे करके हम वर्ल्ड की हम बात नहीं करते, हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। तो भारत में ही बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद और इस तरीके की जो मानसिक अस्वस्थताएँ हैं, वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब कोविड आया, तो एकदम से ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि उस दौरान आपका जो लोगों का जो रेगुलर काम था, वो बंद हो गया। सब घरों में रह गए और घरों में रहने की वजह से बहुत बड़ा जो एक कह लीजिए जो निकल के आई फैक्टर निकल के आया था वो था फ़ियर, डर, ज़िंदगी का डर, अपनों को खोने का डर, खुद को खोने का डर, खुद की लाइफ़ के ऊपर। बहुत सारे जॉब्स चले गए, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। इनका भी जो असर था वो मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ा। जो ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना सब क्लिनिकल डिप्रेशन या एंग्जायटी जिनको चल रही थी, जो कि कहीं कहते हैं मास्क थी क्योंकि वो अपना नॉर्मल दिनचर्या करते थे, बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो उस चीज़ पे वो कुछ विशेष ध्यान नहीं देते थे, बट वो सब क्लिनिकल डिप्रेशन बिल्कुल ऑब्वियस हो गया। और इनफैक्ट हमारी संस्था ने उस दौरान हमारे इंटर्न्स ने ये भी बहुत कहते हैं मीडिया से पूरा सर्वे करके ये निकाला कि सुसाइड रेट्स किन-किन कंट्रीज़ में बढ़ गए हैं। तो ऑनलाइन जितने भी पब्लिश हो रहे थे, सुसाइड्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे और वो सक्सेसफुल सुसाइड्स थे। क्योंकि ऑब्वियसली उस दौरान पूरी दुनिया में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, वो सारा फ़ोकस उनका कोविड पे था। जी। सुसाइड पे किसी का फ़ोकस ही नहीं था। तो जो जो आपको उस समय ध्यान देना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। एडमिशन्स हॉस्पिटल एडमिशन्स नहीं हो रहे। देखिए जो सुसाइड करते हैं लोग, उनका जो है सीवियर डिप्रेशन होता है और जब कोई व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन का शिकार होता है, उसका एडमिशन होना चाहिए, उसको एडमिट करके उसका इलाज होना चाहिए। वो जी। चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी कोविड के वजह से क्योंकि सारा स्वास्थ्य तंत्र इनफैक्ट इंडिया में तो सारा स्वास्थ्य मशीनरी जो है, वो वो कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने में लग गया। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जो ऑर्थोपेडिक प्योरली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स थे, वो भी कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए थे और ये प्राइवेट की बात मैं आपको बता रही हूँ। जी। तो सारा फ़ोकस हमें वहाँ था।
और इस दौरान ये पीछे पीछे से निकल के आया कि मानसिक स्वास्थ्य इतना हैम्पर हो रहा है, क्योंकि सुसाइड भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। और आप जैसे ही जैसे कहते हैं ना, मीडिया के लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया, तो मीडिया का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को उजागर किया कि धीरे-धीरे ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कोविड के दौरान एकदम से शूट अप हो गई। और अब कोविड चला गया है, तो अपना छाप तो छोड़ के जाएगा। बहुत सारे जो केसेज़ सब क्लिनिकल चल रहे थे, अब वो ऑब्वियस हो गए हैं। अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा ये है कि कम से कम वो पकड़ में तो आए, नहीं तो ऐसे ही वो ज़िंदगी आगे बिताते रहते और कभी कुछ एक्सट्रीम हो सकता था। एट लीस्ट वी हैव टू थैंक कोविड कि कोविड की वजह से वो चीज़ें सामने आ गई और आज वो इलाज कर रहे हैं। बट जो प्रोडक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जो फाइनेंशियल कहते हैं ना, जहाँ पे वो जॉब कर सकते थे, कुछ प्रोडक्टिव हो सकते थे, वो सारी चीज़ें ज़रूर उनकी हैम्पर हुई हैं। और इसलिए अम, ये हम नहीं कह सकते कि कोविड चला गया तो मानसिक स्वास्थ्य में कोई असर अब नहीं है, अब सब ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है। हमें कोविड का भी धन्यवाद देना चाहिए कि इस बीमारी जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हमारा फ़ोकस नहीं था, अब वो फ़ोकस हो गया है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। और फिर उसको देखते हुए सरकार ने भी एजुकेशन में भी बहुत सारे पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो हुए हैं, उसमें भी मेंटल हेल्थ का मेंशन हुआ है, तो ये एक अच्छा कदम है। और मुझे लगता है इसको लेकर हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। जी। अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो इन 2020 मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ अमेरिका ने एक स्टडी किया था और उसमें ये पाया था कि तकरीबन एंजाइटी स्क्रीनिंग में 92 से 93% का इंक्रीज था और डिप्रेशन में मेरे ख्याल से 62% का इंक्रीज था। तो उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था CNN न्यूज़ 18 के लिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने राब्ता किया था और लकली उस आर्टिकल को एक बहुत ही बड़े सिविल सर्वेंट ने वर्ल्ड बैंक को भेजा था, क्योंकि उस वक्त उसी पे एक रिसर्च चल रहा था। तो आगे आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का चूंकि ये दौर है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है? खास तौर से बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी, तो जो आपने जो लास्ट में पूछा है उसका भी मैं बाद में जवाब दूँगी, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी संस्था और मेरे दिल के बहुत करीब है। और उसके पहले मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगी कि ये 2020 में जो आपने आर्टिकल लिखा था, उसके बाद अभी हाल ही में 2023 के आसपास आर्टिकल आया है, जिसमें ये बोला गया है कि इंडियन पॉपुलेशन में, वो भी जो शहरी पॉपुलेशन है, उसमें डिप्रेशन 35% लगभग है। तो जी। इसको हमें प्लस माइनस 5 ज़रूर मानना चाहिए। जी। 35% डिप्रेशन है, जबकि जो गाँव में लोग रहते हैं उसमें सिर्फ 19%। जी। फ़ियर, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जी। गाँव में ये कम है। गाँव में भी है, बट ये रिलेटिवली कम है। और उसी दौरान चूँकि कोविड में सब लोग घर में थे, बच्चों का एजुकेशन कैरी फॉरवर्ड कैसे हो, इसलिए ऑनलाइन पे सब लोग चले आए थे। जी। और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों को, माँ-बाप को मोबाइल या लैपटॉप देना ही पड़ा। वहाँ पे बच्चों का सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र हुआ है। जी। तो उसके बाद से आज तक वो कंटिन्यू होता आ रहा है। हमारी संस्था में कितने माँ-बाप ऐसे आते हैं, जो परेशान हैं, वो कहते हैं हमने तो कोविड के दौरान दिया था, लेकिन अब मेरे बच्चे को लत ऐसी पड़ चुकी है कि वो 7-7 8-8 घंटा लगातार मोबाइल पे रहता है। तो हमने उस दौरान बच्चों को, कहते हैं ना, वो बच्चे नेटिव्स हैं। आप और हम नेटिव्स नहीं हैं टेक्नोलॉजी के। हम उसको अडैप्ट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। वो इसी में पैदा हो रहे हैं। उनके लिए तो ये बाएँ हाथ का खेल है। तो सोशल मीडिया का पॉपुलराइज़ेशन कोविड के दौरान और भी ज़्यादा इसलिए हुआ, क्योंकि हमारा फ़िज़िकली मिलना-जुलना हो नहीं पा रहा था। तो ये लग रहा था कि सोशल मीडिया के दौरान ही टच में रहा जाए। और उसके लिए मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल हो गया था। और सोशल मीडिया का तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे देश में बहुत बुरी स्थिति है। उसका रीज़न ये है कि जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये बोला गया है कि 48% जो यंगस्टर्स हैं, 48% आर सफरिंग फ्रॉम सोशल मीडिया एडिक्शन। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये अलार्मिंग है। और आज ये
हम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, एपिडेमिक तो ये हमारे यहाँ हो ही चुका है देश में। अब उसके लिए स्टेप्स क्या हो रहे हैं? देखिए, सरकार ने भी इस बात का बहुत बारीकी से जायज़ा लिया है और उन्होंने इसीलिए जो सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन डी एडिक्शन सेंटर्स भी खुल गए हैं। जी। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, प्रयागराज में भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी, वो बड़ा शहर नहीं है बट फिर भी टियर 2 सिटी है और उसमें भी वहाँ पे उन्होंने मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर खोला है। जी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और खान साहब, मैं आपको मतलब ये बताना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है, उसको उसका प्रॉब्लम जड़ कहाँ से है? हमारी संस्था ये बहुत सोचने का प्रयास कर रही है कि कहाँ से हम इसको शुरुआत करें कि ये कम हो। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो अभिभावक हैं, उन्हें ये अवेयरनेस लानी ही होगी कि बच्चे को हमें कितने देर के लिए मोबाइल देना है, क्यों देना है, और सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। हो क्या गया है, पेरेंटिंग जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसे रेज़ किया, और आज के जो पेरेंट्स हैं, हम ही कह लीजिए, हम में और हमारे पेरेंट्स में पेरेंटिंग स्टाइल में क्या डिफ़रेंस? हमने जो वेस्ट के साइकोलॉजिस्ट हैं या जो वेस्टर्न मीडिया फ़ीड कर रहा है कि बच्चों को लिबर्टी देनी चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए और ज़्यादा टोका-टाकी ना करें। पहले तो उन्होंने ये शुरू किया। हम सब इसके इन्फ्लुएंस में, टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली, फ़ियर ऑफ फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। और आज आप देखें, उनके बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट वापस उसी पे आ रहे हैं कि पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए। यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर अ पेरेंट। तो सबसे पहले अगर हमें स्ट्राइक करना है, तो हमें पेरेंट्स को अवेयर करना है। बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि हमने उन्हें ये दिया है, उन्हें कुछ नहीं मालूम, तो हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। तो एज़ पेरेंट्स वी हैव टू राइज़ अप, वी हैव टू टेक चार्ज। हमें पेरेंट ही बनना होगा। आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कितनी सख्ती बरती, तो कुछ उन शक्तियों को आपको अपने बच्चों के लिए देना होगा। हम कर क्या रहे हैं कि हम मेंटली वीक बच्चे रेज़ कर रहे हैं। एक पूरा जनरेशन, आने वाला जनरेशन मेंटली वीक है। उसका फॉल आउट आप सोशल मीडिया एडिक्शन में क्या होता है कि दिमाग ऐसा लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है। और उससे होता ये है कि बच्चों में, लड़कियों में अगर आप देख लें तो एंग्ज़ायटी होती है, क्योंकि वो सुंदरता के कुछ अलग-अलग पैमाने, अब तो फ़िल्टर्स भी आ गए। तो जो आप नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है आप एस्थेटिकली अच्छे दिखते हैं, वो फ़िल्टर्स लगा के। तो वो एक आर्टिफ़िशियल दुनिया है, जो क्रिएट की जा रही है और उसका मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि आप होते कुछ और हैं और दिखता कुछ और है, और आप दिखाते कुछ और हैं, और उस आपके आर्टिफ़िशियल दिखावे से किसी और पे भी असर पड़ रहा है। उसको लग रहा है कि वो इतनी सुंदर है, वो इतना अच्छा दिख रहा है और उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये एंग्ज़ायटी का कारण है। ये क्विक इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन, फ़िल्टर इज़ व्हाट? फ़िल्टर लगाना एक इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन है। मोटे को पतला कर देता है। वो तो वो बंदा, उसको लगता है कि मैं मेहनत क्यों करूँ मोटा होने में? अगर मुझे फ़ोटो इसी खींचनी है तो मैं ये फ़िल्टर लगा दूँ। तो आप ये देखिए, ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि जो हमारी सोचने, समझने की और बिहेवियरल जो आदतें हैं, और कुछ भी मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स में लोग अपने अंदर की गंदगी डाल रहे हैं। तो इसको करेगा कौन मॉनिटर? इसको मॉनिटर पेरेंट्स को ही करना होगा। एज़ अ रूल, स्ट्रिक्टली जब तक बच्चे 12th पास नहीं कर लेते, दे शुड नॉट बी गिवन मोबाइल फ़ोन्स। वो कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। ये हमारी सोच है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। दे आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। हमारा ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइन्ड ही नहीं है टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अडैप्ट करने में। ब्रेन को इवॉल्व होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। हमारा ब्रेन आज भी वहीं पे है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है आगे। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हमारा ब्रेन अडैप्ट कर लेगा, पहले देखिए हमारे ज़माने में कैलकुलेटर्स बिल्कुल बैंड था। आज बोलते हैं कि नहीं, आप कैलकुलेटर यूज़ करो। कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जो है वो नॉर्म है, उसके लिए कुछ बोला नहीं जाता। तो ये जो कहते हैं ना, हमारी जो लेवल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल में हुआ करती थी, उसमें डिग्रेडेशन हुआ है, उसमें कमी आई है। अब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं, रील्स बनवा रहे हैं। तो आप किस तरीके का एग्ज़ाम्पल अपने बच्चे के लिए सेट कर रहे हो? जब आपको वो बच्चा घर में आपको ही देख रहा है, तो वो आप उसको मना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं कहती हूँ पेरेंट्स की ही है
उनकी ही उनको वापस अपने कहते हैं पेरेंटहुड वापस अपने कब्जे में लेना होगा। स्ट्रिक्टनेस रखनी होगी और कोई मोबाइल फ़ोन कम से कम 18 साल तक कोई मोबाइल फ़ोन नहीं हो। अगर पढ़ाई के लिए आवश्यकता है, तो बहुत सारे सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, उसके बारे में आप नहीं कर सकते तो किसी सिक्योरिटी सेटिंग वाले को बुला के उसकी सेटिंग करिए और देखिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है कि कुछ और जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार की पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। मैम, 2023 और 24 में जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसमें जो है वो नेशनल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया था। तो आज जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि उसके बाद जो मेंटल हेल्थ पे जो फोकस किया गया था, उस पे आगे किस तरीके से इंडिया में कदम उठाया गया है, क्या स्टेप्स उठाया गया है और उसके क्या कुछ फायदे सामने नजर देखने को मिला है? देखिए, सरकार ने अपना काम तो अच्छा किया है। पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी में मेंटल हेल्थ का मेंशन होना, ये दिखाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इज़। एक इंसान के पूरी एक दिनचर्या में अगर आप देखें, तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका मेरा आज बात करना, दिस इज़ ऑल्सो साइकोलॉजी। Yeah. कैसे मैं अपनी बात आगे रख रही हूँ, आप कैसे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर ये हम कह दें कि नहीं वो एक स्पेसिफिक डे ऑफ या टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ही डिपेंड करती है। तो पॉलिसी तो प्लेस अपने कहते हैं ना पेपर पे तो सब कुछ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, ये हमें देखना होगा। कई जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कहते हैं ना दिखाने के लिए, खाना-पूर्ति के लिए हो रहा है। वो गुड इंटेंट के साथ नहीं है, वो पूरी तरीके से नहीं है। और मेरे संस्था द्वारा एक आर्टिकल भी आएगा, हमने इसी को देखते हुए मनोमंच नाम का एक प्रोजेक्ट, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत हम फ्री में जाके स्कूल से बात कर रहे हैं, हम फ्री में जाके साइकोलॉजिकल वेलबींग वर्कशॉप्स रखते हैं। उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, उसका डिस्कशन, उसका निवारण, वो करने का हम प्रयास करते हैं। और इस दौरान हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से बच्चे हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं, तो पिछले साल के जो बच्चे थे उनको हमने ये प्रोजेक्ट दिया था और उन्होंने करीब 100 स्कूलों को मेल लिखा। 3 बार 4 बार फ़ॉलो किया, जो नंबर दिए हुए थे उनसे उनसे बात करने की कोशिश की और हमारे पास रिस्पॉन्स सिर्फ़ 3 या 4 स्कूल्स का आया। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। हम ये नहीं कह सकते हमारे एफर्ट्स में कोई कमी थी, हमारे पास जो ज़रिया अवेलेबल था हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो सक्सेसफुली टर्न आउट हुआ, जहाँ पे हम जाके ये वर्कशॉप कर पाए और हम फ्री कर रहे हैं। और हमारे पास रजिस्टर्ड क्लिनिकली मतलब कहते हैं क्लिनिकली रजिस्टर्ड आरसीआई रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके देख-रेख में ये काम होता है। तो कोई सब स्टैंडर्ड या कहते हैं ना कम एजुकेटेड लोगों के साथ नहीं हम ये वर्कशॉप करते। तो आप जो पेपर पे है उसी को पूरी तरीके से अगर हमने प्रैक्टिकली उतार दिया, तो ही हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन, एग्ज़ीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट और इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को कहते हैं ना कुछ सिवियर चेक पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। उन्हें रिपोर्ट लेनी चाहिए कि जो भी उन्होंने पॉलिसी में मेंशन किया है, जो अब एजुकेशन पॉलिसी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है मेंटल हेल्थ। इनफैक्ट शुरू का ही स्टैंज़ा है जिसमें सेकंड ही पैराग्राफ में मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी मेंशन्ड है, इनफैक्ट बहुत स्टार्टिंग में ही मेंशन्ड है। बस उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है वो खाना-पूर्ति हो रही है। असल में तो ये जिसे कहते हैं पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर वो ही हो जाए तो हमारा जो मेंटल हेल्थ इंडेक्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा हमारे देश का। और अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है लोगों में। काफ़ी हद तक कोविड के बाद से अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता चलना बाकी है। अम, हम हमारी संस्था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से भी एफ़िलिएटेड है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है मेंटल हेल्थ उनके बच्चों के का पोस्टिंग होता है क्योंकि उन्होंने भी मेंटल हेल्थ का एक 15 दिन का अपना स्लॉट रखा है बच्चों के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो उनके बच्चे हमारे पास आते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रेज़ेंटेशन देना होता है। तो जब अगर हमें स्टार्ट करना है, कहीं शुरू करना है, तो सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट करना होगा, वहाँ से अवेयरनेस फैलानी होगी
और बाकी सारे तबकों के लिए जो ऑलरेडी हम कहते हैं ना अभी प्रोडक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट में है, तो जैसे कंपनीज में हम कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड करते हैं। और ये एक बार की चीज़ नहीं है, ये बार-बार बतानी पड़ेगी। कैसे हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बार-बार उसको पढ़ना पड़ता है ना, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठे और फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी में भी उतार पाते हैं उसी समय। तो इसी तरीके से हर लेवल पे अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़रूरी है। इंडिया में तो बल्कि आप ये कहें कि हम तो फिज़िकल हेल्थ को ही कितना लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो मेंटल हेल्थ तो और भी पीछे आता है। जी। और संस्था के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ तो हम सीएसआर प्रोजेक्ट कोई हम लेना चाहते हैं अगर मेंटल हेल्थ में, तो उसमें पैसे मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने एक प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो पैनल डिसाइड करता है, उन्हें ये समझ में नहीं आता इसका फ़ायदा क्या हो। तो जी। अवेयरनेस की कमी है और इसके लिए लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा, उनको समझ में आना होगा कि ये आपके बीमारी आपके पड़ोस में नहीं, आपके घर में भी है। उस जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, आप पहचानेंगे कैसे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? और सबसे बड़ी बात है मानसिक स्वास्थ्य का जो टैबू है उसको एक कलंक माना जाता है, ऐसा लगता है कि कोई पागल हो गया। पागलपन तो सिर्फ़ 1 या 2% लोगों में होता है, बाकी 98% तो ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। हमें तो जी। उस पे फ़ोकस करना चाहिए। 1 और 2% जिनको दवा की और हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो तो बहुत बाद में आता है। जब इस चीज़ों को हम शुरू में ही डायग्नोज़ कर लेंगे, तो वो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही ट्रीट किया जा सकता है। साइकोथेरेपीज़ के द्वारा ही ट्रीट किया जा सकता है। तो पॉलिसी में लोगों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है इसके द्वारा कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट क्या काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जो अर्ली केसेज़ होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केसेज़ में साइकोथेरेपीज़ के द्वारा बार-बार उसके सेशंस होते हैं, उसके द्वारा आपके अंदर के जो सोच-विचार है या जो कहते हैं खराब हो गया है या गलत हो गया है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है। ब्रेन को जी। ठीक करने का ऑर्गेनिक तरीका यही है और कुछ केसेज़ में दवा की ज़रूरत पड़ती है, कुछ केसेज़ में हॉस्पिटल एडमिशन्स पर हमें वहाँ तक जाना ही क्यों? जी। क्यों ना हम पहले ही जागरूक हो जाएँ, पहले ही कुछ हेल्प होता है तो ले लें और कोई भी ऐसी चीज़ जैसे अब एंग्ज़ायटी की आप बात कर लें, देखिए जब हम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ़ियर की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल फ़ियर नहीं है। आप और हम दिन भर में कई बार फ़ियर महसूस करते हैं, कई बार एंग्ज़ायटी महसूस करते हैं। ये प्रॉब्लमैटिक तब है जब ये लगभग 6 हफ़्ते से ज़्यादा हो। अगर इसके होने से आपकी दिनचर्या में फ़र्क पड़ने लग जाए, तो आप समझ लें कि अब ज़रूरत है मुझे एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन की, एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन की मुझे अब ज़रूरत है। पर ये थोड़ा बहुत जो हो रहा है और इसको आप खुद मैनेज कर ले रहे हैं और आपका काम अच्छे से चल रहा है, इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता तभी होती है जब आपका दिनचर्या इन चीज़ों से अफ़ेक्ट होने लगे। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उतना ही अगर हम कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक हमारे जो अ, देश के मानसिक स्वास्थ्य का जो इंडेक्स होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ ऐसा करने से हमारा जो फिज़िकल हेल्थ का इंडेक्स है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। जी। आखिरी सवाल पर आते हैं। मैम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि मेंटल हेल्थ की वजह से 2012 से लेकर 2030 तक इंडिया को तकरीबन 1.03 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है कि इस आंकड़े को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए? जी, ये देखिए अल्टीमेटली सारा कुछ जो है ना वो इकोनॉमिक्स पे ही बॉयल डाउन होता है। इसलिए ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि हमें इतना नुकसान होगा वर्ल्ड लेवल पे, तो इंडिया में ये बहुत बड़े स्तर पे होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है जो मैंने आपको बताया, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दूसरा मैन पावर की भी कमी है। जो एजुकेटेड क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए या साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी भी कमी है। ऐसे हॉस्पिटल्स जो प्योरली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और चीज़ों का इलाज करें, वो कम है। चौथा मैं ये भी कहूँगी कि जो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को भी इसके बारे में ध्यान देना होगा और सही समय पे पेशेंट्स को रेफ़र करना भी आवश्यक है।
कोई तबका बचा नहीं है हमारे देश का, चाहे एज वाइज कह लीजिए, चाहे मेल फीमेल कह लीजिए, चाहे ट्रेड वाइज कह लीजिए, कोई भी ऑक्यूपेशन में हो, हर तबके में प्रॉब्लम है। जो हमारा यूथ है, आप देख रहे हैं कि सुसाइड इज बिकमिंग सो कॉमन। यस। इनफैक्ट लोग आईआईटी, आईएम और एम्स वगैरह में जाकर सुसाइड कर रहे हैं। तो राजस्थान कोटा में बहुत सारे केसेस कोटा आए में हैं जो बहुत सारे कंपटीशन लोग के कर लिए रहे हैं। जाते हैं जी। तो मतलब जड़ कहाँ पे है? सरकार इसमें क्या कर सकती है? देखिए, ये बहुत लेवल्स पे इंटरवेंशन की आवश्यकता है। सरकार कह लीजिए एक पेरेंट बॉडी है जिसने कुछ नियम बना दिए। ना सिर्फ इकोनॉमिक हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ पॉलिसी, जो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है उसमें भी होना चाहिए। आप जो यंग माइंड्स हैं वो बहुत तरीकों से इन गलत इन्फ्लुएंस में पड़ रहे हैं। सोशल जो उनके पास वो मोबाइल है, उस मोबाइल से आप समझ नहीं सकते कि कितना माइंड उनका करप्ट हो रहा है। जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, आपके माध्यम से मैं ये भी उनको बताना चाहूंगी कि वो भी ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जो चीजें सर्व की जा रही हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का ही कड़ा रुख आया है, ओटीटी एप्स जो हैं उन्होंने बैन किए हैं। उसी तरीके से इस तरीके के जो भद्दे गाने लिखे जाते हैं, लिरिक्स लिखी जाती हैं, जहाँ पे स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग को, शराब को एकदम कॉमन बना दिया गया है। आप देखिए कुछ बहुत साफ सुथरे भी जो सीरियल्स ओटीटी पे हमारे पास आज हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अगर जो कैरेक्टर कोई परेशान है तो वो या तो सिगरेट जलाता है या वो शराब लेके बैठ जाता है। क्या आप और मैं इस तरीके से डेली लाइफ में करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? मैं अगर परेशान होती हूँ तो क्या मैं सिगरेट जलाती हूँ? नहीं। तो आप क्या परोस रहे हैं? जो आप देखेंगे वैसे ही आप बनेंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बात हम सबको समझनी होगी और सरकार को भी यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। क्यों मैं ये कह रही हूँ? हमारे देश का जो मेजोरिटी 65% पॉपुलेशन यूथ है और यूथ माइंडसेट बहुत वनरेबल होता है। इसलिए हमारे इन इंडिया में हमारी ये सरकार की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हम यूथ को क्या दिखा रहे हैं, वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, उस पे कहीं न कहीं लगाम होना चाहिए। और आप ये देखें कि जब हम बस स्टैंड पे जाते हैं, दिल्ली की बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं बस स्टैंड पे जा रही हूँ, तो वहाँ पे मतलब कॉन्डोम के एड्स हैं। वहाँ पे ये विमेन का जो इनर वेयर है उसका एड है। आप इन चीज़ों का, जब मेरा बच्चा साथ में जा रहा है, वो उसको देख रहा है, वो मुझसे सवाल पूछ रहा है, वो अभी 10 वर्ष का है, उसको मैं क्या बताऊँ? जब मैं इतनी एजुकेटेड होकर उसके बारे में सही जानकारी नहीं, ऐसे बच्चे को उसके लेवल की जानकारी देनी पड़ेगी ना, वो जो समझ सके। अभी उसकी समझ ही उतनी नहीं है। तो पर वो देख रहा है ये सब चीज़ें। एडवर्टाइजमेंट्स, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उसपे एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं रात में कि आप न्यूज़ देख रहे हैं और सडनली जो है 9-10 बजे के बाद आपको ये एड्स दिखते हैं। तो अगर बच्चा हमारे साथ न्यूज़ देख रहा है, तो सडनली आप क्या करेंगे? तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें जब हम बच्चे थे तो नहीं होता था। ये चीज़ें नहीं परोसी जाती थी। तो आप मतलब सारा कुछ जो है सरकार सारे, क्योंकि पैसा आ रहा है ना इससे, ये सब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप परोस रहे हैं और आपने सब कुछ छोड़ दिया कि पेरेंट्स ही सब कुछ देखें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चूँकि हमारे पास 65% पॉपुलेशन यूथ है, it is not only the responsibility of the parents, it is the responsibility of the government also कि जो हमारे यूथ में कहते हैं कि ना कि फ्रीडम के नाम पे या पैसे के नाम पे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के नाम पे जो कुछ भी परोसा जा रहा है बाहर पब्लिक में, उस पे रोक होनी चाहिए। गानों में रोक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं तो सरकार को समझाना पड़ेगा कि ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग है उसको नॉर्म मत बनाइए। इट इज नॉट नॉर्मल। पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझाना कि बेटा ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जा रहा है। क्योंकि यूथ जो है वो वनरेबल माइंडसेट होता है, उसको लगता है कि जो ये देख रहे हैं यही यही चीज नियमित है, यही नियम है। इसीलिए ये सारी चीजें तो, एक तरफ तो ये सरकार के लिए कह लीजिए पैसे का स्रोत बन रहा है, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा जो यूथ है वो डैमेज हो रहा है, पूरा जनरेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं ये सरकार की तरफ से आ रहे हैं। आपने ऐसे एड्स का प्रेजेंट कहते हैं ना प्रमोशन करने कैसे दिया?
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को हमारी संस्था की तरफ से ये लेटर जाने वाला है कि जो ये हर तरीके का, हर तबके के 7+ जिसका 7+ मान लीजिए OTT पे कोई फिल्म है 7+ है, उसमें आजकल नया शुरू हुआ है कि वो बीच में एड्स दिखा रहे हैं। आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद भी वो एड्स, बच्चे का सीरियल चल रहा है और उसमें बीच में कॉन्डोम का एड आ रहा है। तो ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करेगा? कैसे रूल्स बनेंगे ये? हर चीज पेरेंट पे भी छोड़ देना ये गलत है। पेरेंट्स कुछ हद तक अपने घर में ये कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या परोसा जा रहा है हमारी हमारे पॉपुलेशन को इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, इन द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसके तहत भी कहीं ना कहीं आपको पॉलिसी में सख्ती लानी होगी, आपको मॉनिटर करना होगा। इस जिम्मेदारी से सरकार नहीं पीछे हट सकती। फाइनली अगर ये पूछ सकूं मैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से फाइनली क्या अचीव करना चाहेंगी और आपको क्या लगता है कि किस तरीके का सपोर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिले तो आप और इफेक्टिवली मेंटल हेल्थ को जो है प्रमोट कर सकेंगी, उसको और ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगी, जो कि अल्टीमेटली नेशन के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। अपनी संस्था के द्वारा मैं सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहूंगी और हम उसके द्वारा उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जुवेनाइल होम्स में भी वर्कशॉप करते हैं जाके, और वहाँ पे भी जब ज़रूरत होती है तो हम एक्सपर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ हमारा बहुत बड़ा गोल है आने वाले 5 वर्षों में। हमारा विजन ये भी है कि जहाँ पे हम प्रिवेंट कर सकें वहाँ प्रिवेंट करें, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करें, और ट्रीटमेंट में हम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे कि बेहतर आउटपुट मिले। लोग जो क्लाइंट्स हमारे पास आए उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ साथ एक इफेक्टिव सोल्यूशन मिले। और हमारे हमको सपोर्ट करने के लिए जैसे हमारी संस्था 12A ATG PSR1 सब कुछ है, तो हमारे पास मैन पावर की कमी है। अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर के लिए पैसे की चाहिए, पैसे की जरूरत है। मैं अपना एक्सपर्टीज दे रही हूँ, अपनी सैलरी, जैसे अगर मैं हॉस्पिटल में काम कर रही होती तो जो मेरी सैलरी होती है उतना सैलरी का इनपुट तो मेरा है ही, उतना कंट्रीब्यूशन तो मैं कर ही रही हूँ। साथ ही साथ कोई भी नया काम करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उसमें पैसे की आवश्यकता होती है। जो भी काम हमारी संस्था को करना है उसके लिए फाइनेंसेस बहुत जरूरी हैं। हमारे पास ब्रेन्स हैं, हमारे पास इंटेंट है, कहीं कमी हमें महसूस होती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट की महसूस होती है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे इस काम को देखें, जुड़ें, समझें। इसके आने वाले कई सालों तक, सदियों तक इसका मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा असर होने वाला है हमारी पॉपुलेशन पे और एज अ नेशन हमारी प्रोडक्टिविटी पे, उसको समझें और हमें सपोर्ट करें कि हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ध्यान दे सकें और लोगों को फायदा पहुंचा सकें। तो फाइनेंशियल ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट ग्रांट्स, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े और हमें अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। On that note, let us hope India becomes a healthy nation before it achieves 5 trillion economy. Thanks, ma'am, for sharing your perspective. We'll be back next time with another expert. Thanks for watching. Take care. Keep your environment clean. Goodbye. नमस्कार।